तो आज हम मीडिया की दुनिया की पड़ताल करेंगे। पर एक सवाल के चश्मे से कि क्या मीडिया समाज का आईना है जो हमें हकीकत दिखाता है, या फिर ये एक ऐसा औजार है जो हमारी हकीकत को ही घड़ता है, उसे बनाता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और हमारे पास एक किताब का अध्याय है जो इस सवाल की परतों को खोलने में हमारी मदद करेगा। अच्छा। ये हमें उस पूरी मशीनरी को समझने का मौका देगा, वो तकनीक, वो पैसा और वो ताकत जो तय करती है कि हम रोज क्या देखते, पढ़ते और सुनते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस आईने पर जमी धूल को हटाते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे क्या है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये तकनीक काम कैसे करती है। हम सब जानते हैं कि टीवी, रेडियो, अखबार ये सब मास मीडिया है, लेकिन जो बात अक्सर नजरअंदाज हो जाती है वो है इनके पीछे की तकनीक। हाँ, और वो कैसे हमारे सोचने के तरीके को ही बदल देती है। बिल्कुल सही कहा। इस अध्याय में गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस का जिक्र है और असल में ये सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये एक क्रांति थी। क्रांति कैसे? पहली बार ज्ञान और विचार वो कुछ गिने चुने लोगों के हाथ से निकलकर हजारों लाखों लोगों तक पहुंच सकते थे। इसने धर्म सुधार से लेकर क्रांतियों तक की नींव रखी। आज हम जिसे प्रिंट मीडिया कहते हैं, उसकी शुरुआत वहीं से हुई। और फिर आया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मुझे इस अध्याय की एक बात बहुत दिलचस्प लगी। कौन सी? जॉन एल बेयर्ड के शुरुआती टेलीविजन का जिक्र। सोचने वाली बात है कि उस टेलीवाइजर ने पहली बार लोगों को हजारों मील दूर हो रही घटना को अपनी आंखों से लाइव देखने की ताकत दी। हाँ, और इसी ने आगे चलकर 24 घंटे न्यूज साइकिल और लाइव स्पॉट्स की नींव रखी। सही बात है। जिसने हमारे समय और ध्यान से हमारे रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। इसका एक और असर देखिए, तकनीक दुनिया को देखने का हमारा नजरिया कैसे बदलती है। सैटेलाइट और केबल के जरिए आज चेन्नई में बैठा कोई व्यक्ति अमेरिका के फ्लोरिडा में आए तूफान की तस्वीरें देख सकता है। बिल्कुल। इससे हमें लगता है कि हम एक ग्लोबल विलेज का हिस्सा है। हम जो कार्टून देखते हैं उनमें से ज्यादातर जापान या अमेरिका के होते हैं। बिल्कुल। ये सब इसी तकनीकी पहुंच का नतीजा है। सही बात है। और ये जो तकनीकी पहुंच है, ये सैटेलाइट, ये केबल नेटवर्क, ये बड़े बड़े प्रिंटिंग प्रेस, ये सुनने में ही बहुत खर्चीले लगते हैं। हाँ। इससे मेरे मन में एक सवाल उठता है कि इस पूरी विशाल मशीनरी को चलाने के लिए पैसा आता कहां से? ये सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि यहीं से मीडिया का असली चरित्र तय होता है। अच्छा। ये सारी तकनीक बेहद महंगी है। एक न्यूज स्टूडियो में ही लाइट, कैमरा, साउंड रिकॉर्डर से लेकर ट्रांसमिशन सैटेलाइट तक करोड़ों का खर्च होता है। हाँ, होता होगा। इसी भारी लागत की वजह से ज्यादातर टीवी चैनल और अखबार बड़े व्यापारिक घरानों का हिस्सा होते हैं। यहीं से मीडिया और व्यापारिक हितों का एक गहरा रिश्ता बनता है। और फिर उनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया आता है विज्ञापन। बिल्कुल। कार, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फोन, हम खबरों से ज्यादा तो विज्ञापन ही देखते हैं। हाँ। जो हम पढ़ रहे हैं उसमें एक शानदार उदाहरण दिया गया है कि कैसे एक टीवी चैनल पर 10 सेकंड के विज्ञापन की कीमत 1000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक हो सकती है। सोचिए। क्रिकेट मैच के दौरान एक ही विज्ञापन बार बार इसीलिए दिखाया जाता है क्योंकि उसकी पहुंच करोड़ों लोगों तक होती है। और विज्ञापनों पर यह निर्भरता मीडिया की स्वतंत्रता पर बहुत गहरा असर डालती है। कैसे? मतलब क्या असर होता है? इसका एक दिलचस्प नतीजा ये होता है कि मीडिया अक्सर गरीबी या प्रदूषण जैसे बड़े मुद्दों पर तो बात करेगा, लेकिन किसी खास कंपनी के बनाए प्रोडक्ट से होने वाले नुकसान या उसकी फैक्ट्री से फैल रहे प्रदूषण पर चुप रह जाएगा। समस्या को आम रखा जाता है ताकि किसी भी विज्ञापन देने वाले को नाराज न किया जाए। ये तो बहुत ही महीन बात है। मतलब खबर को सीधे सीधे दबाया नहीं जा रहा, बस उसे खास तरीके से पेश किया जा रहा है ताकि किसी के व्यावसायिक हित को चोट ना पहुंचे। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल है, क्या हम ये मान लें कि हर पत्रकार या संपादक अपने मालिकों के व्यावसायिक हितों के आगे झुक जाता है? पत्रकारिता की अपनी एक नैतिकता भी तो होती है। इस किताब का अध्याय इस तनाव के बारे में कुछ बताता है क्या? बिल्कुल। ये एक लगातार चलने वाला संघर्ष है। लेकिन जब किसी मीडिया हाउस को चलाने की लागत इतनी ज्यादा हो तो व्यावसायिक दबाव अक्सर नैतिक जिम्मेदारियों पर हावी हो जाता है। इसीलिए एक लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका को समझना और भी जरूरी हो जाता है। अच्छा, अगर हम एक लोकतंत्र की बात करें तो मीडिया का काम एक तरह से पहरेदार जैसा होता है ना? हाँ, एक वॉचडॉग की तरह। उसकी जिम्मेदारी है कि वो सरकार के कामकाज पर नजर रखे और हम तक यानी आम नागरिकों तक सही और संतुलित जानकारी पहुंचाए। बिल्कुल। इसी जानकारी के आधार पर तो हम अपनी राय बनाते हैं और सरकार से सवाल पूछते हैं। यहाँ संतुलित शब्द बहुत महत्वपूर्ण है।
एक संतुलित रिपोर्ट किसी भी कहानी के हर पहलू को सामने रखती है और फिर पाठक या दर्शक पर छोड़ देती है कि वो मतलब एक ही घटना की दो बिल्कुल अलग-अलग हकीकतें पेश की जा सकती हैं। जी, सिर्फ ये बदलकर कि आप कहानी का हीरो या विलन किसे बनाते हैं। एकदम सही पकड़ा। और इसीलिए एक जागरूक नागरिक के तौर पर हमें हमेशा एक से ज्यादा स्रोत से जानकारी लेनी चाहिए। सही बात है। तो सवाल उठता है कि खबरें हमेशा संतुलित क्यों नहीं होती? इसकी एक वजह तो है सरकार का नियंत्रण, जिसे हम सेंसरशिप कहते हैं। भारत में 1975-77 में इमरजेंसी के दौरान इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखा गया। हाँ, वो तो था ही। जब सरकार ने तय किया कि क्या छपेगा और क्या नहीं। लेकिन जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं वो बताता है कि आज के दौर में सीधी सरकारी सेंसरशिप से भी बड़ा और ज्यादा जटिल मुद्दा व्यापारिक घरानों का प्रभाव है। बिल्कुल। सेंसरशिप का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सरकार किसी खबर को छापने से रोक दे। तो फिर क्या है? आज के दौर में सेंसरशिप के तरीके ज्यादा महीन हो गए हैं। जैसे किसी आलोचना करने वाले चैनल को सरकारी विज्ञापन देना बंद कर देना, या उसके मालिकों पर किसी दूसरे व्यापार के जरिए दबाव बनाना। असर वही होता है, पर तरीका सीधा नहीं होता। अच्छा, तो व्यापारिक हितों से करीबी रिश्ते का मतलब है कि एक संतुलित रिपोर्ट दे पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक दिलचस्प तर्क है, लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं कि मीडिया वही दिखाता है जो लोग देखना चाहते हैं। हाँ, ये तर्क हमेशा दिया जाता है। अगर फैशन वीक की खबरें ज्यादा पढ़ी देखी जाती हैं, तो क्या ये मीडिया की नहीं बल्कि दर्शकों की पसंद नहीं है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और यहीं पर एजेंडा तय करने का सिद्धांत सामने आता है। एजेंडा तय करना? हाँ, मीडिया सिर्फ हमारी पसंद को पूरा नहीं करता, वो हमारी पसंद को बनाता भी है। वो तय करता है कि किन मुद्दों पर बात होगी और किन पर नहीं। एक उदाहरण दे सकती हैं? एजेंडा तय करने का एक बड़ा उदाहरण ये है कि मीडिया हफ्तों तक किसी एक सेलिब्रिटी की शादी की हर छोटी बड़ी बात दिखाएगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसी दौरान देश के किसानों से जुड़ा कोई बड़ा नीतिगत बदलाव शायद ही खबरों में जगह बना पाए। मीडिया ने तय कर दिया कि हमारे लिए क्या जरूरी है, शादी न कि नीति। ये बात तो सोचने पे मजबूर करती है। इसका मतलब मीडिया हमें सिर्फ खबरें नहीं दे रहा, नहीं, बल्कि ये भी बता रहा है कि हमें किन चीजों के बारे में सोचना चाहिए और किन के बारे में नहीं। हाँ, और जो हम पढ़ रहे हैं उसमें एक पत्रकार का अनुभव बड़ा ही दिलचस्प है। क्या अनुभव? वो बताते हैं कि कैसे एक हफ्ते वो फैशन वीक कवर कर रहे थे, जहां लाखों रुपए के कपड़ों पर चर्चा हो रही थी और ये खबर अखबार के पहले पन्ने पर थी। अच्छा। और उसी वक्त शहर के दूसरे कोने में हजारों लोगों की झुग्गियां तोड़ी जा रही थीं, लेकिन वो खबर कहीं अंदर के पन्ने में एक छोटे से कॉलम में सिमट कर रह गई। अरे, ये साफ दिखाता है कि मीडिया क्या महत्वपूर्ण मानता है और किसे नजरअंदाज करता है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि पीने के साफ पानी की कमी या स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव जैसे गंभीर मुद्दे जो लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं, हाँ, जो लाखों लोगों की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं, उन पर मीडिया में कभी लगातार और गहरी चर्चा नहीं हो पाती। लेकिन इसका एक जवाब भी उभर रहा है, और वो है स्थानीय मीडिया। और ये एक बहुत ही सकारात्मक और जरूरी विकास है। जो मुख्य धारा का मीडिया, जिसे हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, आम लोगों के जमीनी मुद्दों को नजरअंदाज करता है, तो स्थानीय समूह अपना मीडिया शुरू कर देते हैं। हमारे स्रोत में खबर लहरिया का उदाहरण बहुत दमदार है। खबर लहरिया? जी, ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा चलाया जाने वाला एक अखबार है। ये तो कमाल का उदाहरण है। इसका मतलब ये हुआ कि तकनीक जो पहले बड़े कॉरपोरेशन के हाथ में थी, अब आम लोगों को भी अपनी आवाज बुलंद करने का मौका दे रही है। बिल्कुल। खबर लहरिया किन मुद्दों पर लिखता है? वे अपनी स्थानीय बुंदेली भाषा में लिखते हैं। उनके मुद्दे भी वही हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया अक्सर छोड़ देता है। दलितों से जुड़े मुद्दे, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और स्थानीय स्तर पर राजनीतिक भ्रष्टाचार। अच्छा। वे स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके वीडियो भी बनाते हैं। ये असल में लोगों के लिए मीडिया है। ये उस आवाज को मंच देता है जिसे अनसुना कर दिया जाता है। लेकिन एक व्यवहारिक सवाल है, क्या खबर लहरिया जैसे छोटे संगठन आर्थिक रूप से टिक पाते हैं? ये उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। बड़े मीडिया हाउस के पास तो विज्ञापनों का पैसा होता है, इनके पास क्या है? और क्या इनका प्रभाव सिर्फ इनके अपने इलाके तक ही सीमित नहीं रह जाता? देखिए, ये उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। वे अक्सर अनुदान, सब्सक्रिप्शन और छोटी-मोटी स्थानीय विज्ञापनों पर निर्भर रहते हैं। उनका संघर्ष लगातार बना रहता है। और हाँ, उनका प्रभाव मुख्य रूप से स्थानीय होता है, लेकिन इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए अब उनकी खबरें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच जाती हैं। सही है।
सबसे बड़ी बात यह है कि वे ये साबित करते हैं कि पत्रकारिता सिर्फ बड़े स्टूडियो और महंगे कैमरों से नहीं होती, बल्कि जमीनी हकीकत और साहस से भी होती है। तो आज की हमारी पूरी चर्चा को अगर समेटें तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। मीडिया आईना है या औजार? और क्या लगता है? लगता है ये दोनों है। बिल्कुल। ये एक ऐसा आईना है जिसे बहुत सावधानी से एक खास कोण पर रखा गया है, ताकि हमें वही तस्वीर दिखे जो आईना दिखाने वाला दिखाना चाहता है। सही। इसलिए स्रोत हमें जानकारी का एक निष्क्रिय उपभोक्ता नहीं, बल्कि एक सक्रिय और आलोचक उपभोक्ता बनने के लिए कहता है। सक्रिय और आलोचक। हाँ, हर खबर पर सवाल पूछना जरूरी है। इस कहानी में क्या बताया जा रहा है, और उससे भी जरूरी क्या छिपाया जा रहा है, किसका नजरिया दिखाया जा रहा है और किसकी आवाज को दबाया जा रहा है। और अंत में एक विचार जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है। बताइए। हमारे स्रोत में सामाजिक विज्ञापन का भी जिक्र है। यानी ऐसे विज्ञापन जिनका मकसद कोई उत्पाद बेचना नहीं, बल्कि समाज को कोई संदेश देना होता है, जैसे सड़क सुरक्षा या बालिकाओं की शिक्षा पर। हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है। तो ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि अगर मीडिया व्यावसायिक विज्ञापनों से इतना ज्यादा प्रभावित है, तो उस मीडिया का स्वरूप कैसा होगा जिसकी फंडिंग का मुख्य स्रोत उत्पाद बेचना नहीं, बल्कि जनता को सूचित और शिक्षित करने का एक सार्वजनिक दायित्व हो, जैसे कुछ देशों में पब्लिक ब्रॉडकास्टर होते हैं। हाँ बिल्कुल। तब कौन सी कहानियां हमारे समाज का एजेंडा तय करेंगी? सोचने वाली बात है। शायद झुग्गियों का टूटना फैशन वीक से ज्यादा बड़ी खबर बन जाए।